अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सरकारी इदारों को अवामी मसाइल हल करना ही होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हुकूमती मशीनरी को मुतहर्रिक करने के लिए अब मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने प्रोग्राम का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है। ये प्रोग्राम है खिदमत आपकी दहलीज़ पर। इसके आगाज़ का फैसला कर लिया गया है। सरकारी मामूलात के अलावा अब इदारे मखसूस टास्क भी पूरे करेंगे। आवाम की खिदमत के लिए सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाया जाए। हाँ जी, ऐसे ही है। डिपार्टमेंट्स को अवामी ज़रूरियात के मुताबिक टारगेट्स दिए जाएंगे। हर हफ्ते दिए गए टारगेट्स पर बराह रास्त अवाम से फीडबैक लिया जाएगा और सरकारी इदारों के अलावा थर्ड पार्टी फीडबैक भी लिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो अवामी जो या हम अफसरान की बात कर लें वो तो कहेंगे कि जी सब अच्छा है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवाम का फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अब अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत खुद चलकर उनकी दहलीज तक जाएगी। खिदमत आपकी दहलीज पर का मकसद भी हर जगह हुकूमत की मौजूदगी साबित करना है, ताकि ये पता चल सके अवाम को कि हुकूमत उनके लिए क्या कुछ कर रही है। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि पंजाब को अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिहाज से मिसाली सूबा बनाया जाएगा। हाँ जी, क्योंकि हुकूमत का तो काम ही अवाम की खिदमत करना है। तो इस मंसूबे के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो खुद इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे मंसूबों की। इशाल, एक तो हम मंसूबों का ऐलान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐलान करना, इस बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाद में जब हम इम्प्लीमेंटेशन की, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। फिर सियासतदान ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो हमें हेल्प आउट ही नहीं कर रही है और फिर राह फरार यहाँ से ही हमें मिलता है कि जी के ब्यूरोक्रेसी हमारी मदद नहीं कर रही है। लेकिन जो थर्ड पार्टी फीडबैक है वो शायद इसके अंदर एक अच्छा किरदार अदा करेगा। लेकिन हम यही देखते हैं कि एक कदम उठाया जाता है अवाम के लिए, लेकिन अवाम को उसके समरात नहीं मिल पाते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस रख नहीं पाती है, हुकूमत जान ही नहीं पाती है कि जो हमने ऐलानात किए थे या जो हमने इंतजामात किए थे क्या अवाम उससे मुस्तफ़िद हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये वही मामलात हो जाते हैं कि जैसे हमजा ने कहा कि रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है, तो जो बैठे हुए सुपरविजन में जिनके होते हैं वो इंतजामात वो यही बताते हैं कि वाकई में इस वक्त रावी चैन ही चैन लिख रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है हुकूमत तक। हुकूमत इस वजह से हम लोग अवाम की दुआएं देखते हैं कि अवाम ये कहती हुई नज़र आती है कि हम लोग हुकूमत के दावे जो हैं उनके ऊपर हम देखें तो बड़े बड़े दावे थे, लेकिन हमें कुछ अमली तौर पर नज़र नहीं आ रहा। तो अमली तौर पर जिन्होंने करना होता है ना, अब उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि उन पर चेक रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसकी हफ्तावार रिपोर्ट जारी हो, फिर उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेना, जिम्मेदारों का तायुन यहाँ पर नहीं होता। रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं लेकिन जिम्मेदारों का कोई तायुन नहीं हो रहा होता और पता नहीं लगता कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। कई साल गुजर जाते हैं, वो रिपोर्ट्स तो मौजूद होती हैं लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही होती। अब देखना ये भी है हमें इसमें कि दहलीज पे क्या क्या आपको फ़ायदे मिल रहे होंगे, कौन सी सर्विसेज होंगी जो आपको मिल रही होंगी, किस तरीके से। अगर आप खुद से फीडबैक के अलावा भी कोई शिकायत दर्ज करवाना चाह रहे हों तो वो आप शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। और वज़ीर आला इसको पूरी तरह से मॉनिटर तो कर ही रहे होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मंसूबे होते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी अटेंशन बिल्कुल डाइवर्ट तो नहीं हो जाएगी। ये कई सवालात हैं जो इस पूरी सूरत हाल में जन्म ले रहे हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में हमजा अभी तक का ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि आपने शुरुआत तो की, जैसे कि आप कह रहे थे कि इस बारे में सोचना ही, अवाम के लिए सोचना ही किसी भी हुकूमत का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि आप बहरहाल सोच रहे हैं, आप उसके बाद आगाज़ उसका करते हैं, आगाज़ के बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, वो किस हद तक मौसर हो सकती है, किस हद तक यकीनी बनाई जाती है। इन सब के बारे में मेरे ख्याल में इस सूरत हाल को हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोग्राम का नाम भी बड़ा ही अच्छा रखा गया है। जो प्रोग्राम का नाम है कि जी खिदमत आपकी दहलीज पर। तो आपकी दहलीज पर खिदमत आपको मिलेगी। आप फ़ोन कॉल करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं या जिस भी तरीके से आपके मसाइल का हल आपको हुकूमत की जानिब से मिल जाएगा। हाँ जी, इस हवाले से हम कोशिश भी करेंगे कि किसी तर्जुमान से बात की जाए, जाना जाए कि ये मामला है क्या। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ारत ने अगले बजट पर स्ट्रेटजी पेपर जारी कर दिया जिसके मुताबिक GDP ग्रोथ 4.2% रखने का फैसला किया गया है। GDP का हजम जो है वो 46,000 से बढ़कर 52,500 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। जी हाँ, जबकि आइंदा माली साल महंगाई 8% रहने की तवक्को है। माली साल 2022-23 के दौरान महंगाई की शरह 6.8% रहने की तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि 23-24 के दरमियान महंगाई की शरह 6.05% रहने की तवक्को है। कुछ खास फर्क हमें महंगाई में तो खैर वो नहीं नजर आ रहा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत फर्क जो है वो हमें मिल जाएगा। उसमें जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जी के
कमी शायद हो सकती है, और 8 से अगर 6.05 पर आप जाते हैं तो यकीनन ये कमी तो है। बरामदात का हदफ 27.5 अरब डॉलर रखने का फैसला किया गया है, जबकि दरामदात 51 अरब डॉलर तक रह सकती हैं। और स्ट्रेटजी पेपर के मुताबिक बजट खसारा GDP के 6% रहने का इम्कान है। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि कर्ज़ों की अगर बात करें तो कर्ज GDP के 84.3% रहने का इम्कान है। टैक्स वसूलियों का हदफ 6,000 अरब रखा जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत मतलब ज़्यादा कि है। ये तो अवाम पर ही मजीद बोझ डाला जाएगा कि अवाम से ही ये टैक्स इकट्ठा किया जाना है, और फिर अगर आप पहले जो है कम कर रहे थे अब आप उसको ज़्यादा करेंगे तो यानी कि आप टैक्सेस बढ़ा देंगे, और वो देने किसने होंगे? आम आदमी ने देने होंगे। तो इसके ऊपर लोगों को तशवीश है कि शायद हमारे ऊपर ही बोझ पड़ने जा रहा है। हमारे ऊपर ही पड़ना है। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3100 अरब रुपए मुख्तस होंगे, और तरक्याती प्रोग्राम का जो हजम है 630 अरब रुपए रखा जाएगा। इस हवाले से बता दिया गया है आम आवाम जो है वो अभी भी पिस रही है, और जब कर्ज बढ़ जाएंगे या फिर उनकी किस्तें हमारे ऊपर पड़ जाएंगी तो फिर भी उसके जो टैक्सेस की मद में जो अवाम के ऊपर है बोझ, बर्डन सारा वो अवाम के ऊपर आ जाता है। तो अवाम जो हमारी फिर दुहाइयाँ देती हुई नजर आती है, बिजली महंगी हो जाएगी। बिल्कुल इसी सूरत हाल में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि IMF की जानिब से ये क्लियर किया गया है कि हमने पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाला था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से। साथ ही IMF की जानिब से ये बात भी सामने आ रही है कि गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए जो बिजली है वो पाकिस्तान को मजीद महंगी करनी पड़ेगी। तो गर्दिशी कर्जे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके लिए भी अगर बिजली महंगी की जाएगी तो वो भी आम आदमी के ऊपर जो है प्रेशर पड़ रहा होगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेंगे। माहिर मौशियात इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। अगले बजट की पॉलिसी पेपर के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का जो हदफ है वो 4.2% रखने का फैसला किया गया। आपके ख्याल में कोरोना सूरत हाल में इस देखते हुए ये मुमकिन हो सकेगा? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि 2020 और 2021 के जो हमारे इदाद-ओ-शुमार हैं वो तो यकीनन इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसका इन्होंने स्ट्रेटेजिक पेपर में किया है। और जो इंटरनेशनल इदारों के भी असेसमेंट है वो तो इंडिकेट करती है कि इस साल हमारी जो रिकवरी होगी वो नेसेंट होगी, उस लेवल की नहीं हम कर सकेंगे। और ज़्यादा जो ख्याल है वो ये है कि 1.9 से 2% तक GDP ग्रोथ हम अचीव कर सकेंगे। लेकिन जो ये गवर्नमेंट ने अपना प्लान शो किया है, इससे एक तो अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपने आप को ज़्यादा प्रोग्रेसिव साइड पर रखा है। तमाम अहदाफ जो उन्होंने अपने लिए सेट किए, और ये अच्छी बात होती है कि गवर्नमेंट ज़्यादा एम्बिशियस होकर सोचें और अपने लिए ज़्यादा टफ टारगेट्स रखें। ये बातें अहम हैं, लेकिन जो पिछले 2 साल की हम देखते हैं जब प्रोग्रेस, तो उसमें कुछ बुनियादी चैलेंजेस अभी मौजूद हैं जो हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के मसाइल हैं। जब तक ये हुकूमत उनको एड्रेस नहीं करेगी तो ये जो हमारे प्लान्स हैं मुझे ये बहुत रियलिस्टिक नज़र नहीं आते। जी बोलिएगा। देखिए, इसमें बुनियादी चंद बातें हैं जिसका इजहार ज़रूरी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दरअसल एग्रीकल्चर बेस्ड है जी। और हमारा पिछले साल जो हमारी बुनियादी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, टाइमिंग के इश्यूज हैं, हमारे ज़मीन के मसाइल अभी चल रहे हैं। लेकिन इस साल यकीनन कुछ चीज़ें फेवरेबल हैं गवर्नमेंट के लिए, जैसे जो प्रोड्यूस है इस दफ़ा लगता है कि वो अपने टारगेट से ऊपर जाएगी। अभी हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। हमने पिछले साल भी 5500 का रेवेन्यू टारगेट रखा था, बोथ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेकिन हम अभी उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे टैक्स पेयर्स का, वो अभी बेहतर नहीं हुआ है, और अभी इसके इश्यूज में बहुत सारे मसाइल हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ बजट से एक बहुत बड़ा चैलेंज है भी रहा है कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारी भी इनकम उस पर मीट नहीं कर पाती है। सही अच्छी बात। इरफान साहब, जैसे आपने कहा कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल हैं, फिर भी इसके बावजूद आइंदा जो माली साल के लिए महंगाई का तनासुब रखा गया, 8% रखा गया है, इसका फैसला किया गया है। इतने अरसे बाद भी महंगाई 8% से कम ना होना हुकूमत की कितनी बड़ी नाकामी समझते हैं? देखिए, इसमें कुछ तो हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ का अमल दखल है, लेकिन ज़्यादा जो इसमें फैक्टर्स हैं वो मार्केट हॉस्टिलिटी के हैं।
इस वक्त मार्केट हॉस्टाइल हुई हुई है और इसकी बुनियादी वजूहात हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के मसाइल हैं, डॉलर प्राइस के इशूज हैं, फ्यूल के जो मसाइल हैं और दीगर प्रॉब्लम्स हैं जिसका जिक्र अक्सर हम सुनते हैं कि ऐसे फोर्सेस हैं जो कंट्रोल करती हैं, कार्टल्स बनाते हैं, उसके भी मसाइल हैं। मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी अगर प्राइस को कंट्रोल करना है। इस वक्त हम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट की अभी बहुत सारी प्राइसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती नहीं है, वो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस में नहीं होती, वो मार्केट तय करती है। बिल्कुल ठीक है। नतीजे उस पर गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं ले सकती है। अगर आप कल को आप वीट या शुगर की प्राइस गवर्नमेंट अगर अपने कंट्रोल में लेती है तो बेशक कंट्रोल हो जाए या इसमें कुछ कमी आ जाए, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि प्राइस जो है कम आएगी। तो अगले माली साल की तो इरफान मुफ्ती साहब 6.05 रख दी गई है जो प्रेडिक्ट की जा रही है, क्या वो भी हवा में ही है या दुरुस्त है? आपको लगता है कि हम उस तरफ चल पड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है। अच्छा। ये जरूर है, अचीवेबल है। मैंने ये कहा ना कि जी हमारी कुछ चीजें हमारे फेवर में है इस वक्त। अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो ये इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर है, हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे बहुत अच्छा पॉजिटिव हमारे लिए साइन है। जो पोस्ट कोविड रिकवरी हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो एक बहुत बड़ी रीजन है। पाकिस्तान ने रेजिलियंस शो की है। दीगर रीजन के जो बाकी ममालिक में रिकवरी वो स्लो है। ये अलग बात है कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के इकोनॉमिस्ट का भी यही तजिया है कि ये बड़ी नेसेंट रिकवरी होगी, लेकिन ये लगता है जो मार्केट ट्रेंड इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लेबर फोर्स ज़्यादा इंगेज हुई है, ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ गए हैं हम। तो ख्याल ये था कि शायद 2021 हमारा लो रैंक में जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन अभी के जो पिछले 3 माह के जो हमने स्टेटिस्टिक्स देखे हैं उससे तो ये रिकवरी हमें बिल्कुल ठीक है। इरफान मुफ्ती साहब, सबसे हैरानकुन हदफ की बात कर लेते हैं, वो टैक्स महसूलात का है। 6000 अरब रुपए गुर्बत में पिसे अवाम से इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना मुमकिन हो सकेगा जहाँ पे गवर्नमेंट अब इलेक्शन की तैयारी भी करना चाह रही है और ये हदफ रख दिया गया है? देखिए पाकिस्तान में ये आपने बुनियादी बात बड़ी अच्छी की है कि टैक्स हदफ हम हर साल बढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमने 55 का रखा था और आप शायद 6000 पे हम चले गए। ये एक हमारा एम्बिशन तो शो करता है, लेकिन रियलिटी इसको सपोर्ट नहीं करती है। पिछले साल हमने कोई 40 to 50% ही टैक्स रेवेन्यू लिया, तो हम चूंकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते तो फिर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, जिससे फिर प्राइस इंडेक्स पर भी इजाफा होता है और मामलात भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बढ़ा देते हैं, जब आप और कमोडिटीज़ में पेट्रोलियम प्राइसेस में ज़्यादा लेवीज डालकर अपने रेवेन्यूज़ लेते हैं, तो उसका ज़ाहिर बराह रास्त असर लोगों पर जाता है। जो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो उसको ज़्यादा उसका बोझ उठाती है। सो ये एम्बिशियस साइड पर जाते हैं उतना ज़्यादा नीचे स्ट्रेस बढ़ता है। और अभी हमने IMF के साथ जो अभी रिसेंट मतलब इसी हफ्ते हमने साइन किया है वो प्रोग्राम, उसमें हम और ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू को एम्बिशियस बनाने की कोशिश की है। देखिए रेवेन्यू कब बढ़ता है? ये उस वक्त बढ़ता है जब टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बेहतर होता है इकोनॉमी पर और चीज़ के ऊपर। अभी ये दोनों में हमें वो रुझान नज़र नहीं आता कि जिससे टैक्स पेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहे रेवेन्यू में। हमें दोनों पॉलिसीज़ को भी ठीक करना पड़ेगा और दूसरा हमें ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है टैक्स पेयर का वो हमें रीगेन करना पड़ेगा। ये पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी नीचे गया है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है और प्राइसेस में जो इसका असर आया है नॉन टैक्स रेवेन्यू की वजह से वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और आपने सर एक और हदफ की बात कर लेते हैं इरफान साहब। अगले माली साल के लिए जो बरामदात का हदफ है वो भी 25.7% रखने का फैसला कर लिया गया है, जबकि अगर हम बरामदात देखें तो 51 अरब डॉलर के आसपास हैं कहीं। तो क्या 2-4 माह के बाद हम फिर से देख रहे हैं डॉलर की कीमत बढ़ रही है? देखिए डॉलर इस वक्त तो डॉलर कंट्रोल में है और अच्छी बात है क्योंकि रीजनल मार्केट हमारी फेवर में है। मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सकती है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे
दोराहे पर है कि जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा रही है और बाकी मुल्क जो हैं वो अभी रिकवरी में नहीं गए हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा आपको बेनिफिट आप उसका उठा सकते हैं। सो ग्लोबल मार्केट भी रिसिपिएंट है, यानी आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाकर भेजेंगे तो ग्लोबल मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं कि जो ग्लोबल फेवरेबल इंडिकेटर्स हैं या रीजनल हैं। अभी मैं नहीं समझता कि पॉलिटिक्स शुड ड्राइव इकोनॉमी। मतलब अगर इंडिया के साथ दूसरे ममालिक के साथ हमारी एक्सपोर्ट और हो सकती है तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे में जाएगी, इसको रिकंसिडर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान मुफ्ती साहब साथ मौजूद थे, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। इशाल, हम पहले बात कर रहे थे पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बहुत अच्छे मंसूबे का आगाज़ किया गया, खिदमत आपकी दहलीज पर। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। ज़रा इस मंसूबे के हवाले से बताइएगा, खिदमत दहलीज पर कैसे होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो सरकारी अफसर है और इंतजामिया है, इसका अगर आप ओवरऑल एक सिविल लैंडस्केप देखें तो निचली सतह तक यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम कमिश्नर यानी चीफ सेक्रेटरी, देन आपके कमिश्नर, फिर आपके डीसी एंड देन आपके जो है वो एसी एंड देन योर सेक्रेटरी ऑफ यूनियन। ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी करता है और उस स्ट्रक्चर को आपने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसके साथ इंटरलिंक करना। सही हो गया। अब ये लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, लेकिन जिस तरह उसको 100% इफेक्टिवली ऑपरेशनल होना चाहिए और अवाम के मसाइल के साथ जुड़ा नजर आना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए और निचली सतह पे सहूलियात जो हुकूमती तरजीहात और पॉलिसीज हैं उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए और जो हुकूमती पॉलिसीज के डिविडेंड है वो नीचे जाने चाहिए। बदकिस्मती से इसमें एक गैप नजर आ रहा है जिसको फिल करने के लिए खानदार की क़यादत में ये नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सही। फिरदौस साहिबा, आवाम जो है वो कहते हैं कि तब्दीली को वोट तो दिया है लेकिन इसके बावजूद सरकारी महकमों में अगर आप काम के लिए जाते हैं तो धक्के खाने पड़ते हैं। सिर्फ ये मामला जो हैं सिर्फ सुर्ख फीते तक रह गए हैं। क्या कहेंगी आवाम को इस हवाले से? हकीकी तब्दीली कब नजर आएगी? क्या इनिशिएटिव होना चाहिए जिससे आवाम इससे फ़ायदा उठा सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अब हुक्मरान अवाम को जवाब दे हैं और चाहिए अवाम के टैक्स से जो है वो तनख्वाह लेती है। जो अवाम की तनख्वाह पे अपनी हर तरह की जो जिम्मेदारियां वो अदा करने के पाबंद हैं, वो अवाम को ही सबसे ज्यादा दुखी करने में मसरूफ अमल है। और मैं एक अवामी नुमाइंदा होते हुए मुझे इस चीज का एहसास है कि बहुत सारे काम आपके होने वाले नहीं होते, लेकिन जब साहिल आपके ऑफिस में आता है और उसकी हमदर्दी से बात सुन लेना, उसको पानी पिलाना और उसको ये होप देना कि आप फिक्र ना करें, आई विल डू दैट, इसमें तो कोई आपकी ना पैसे लगते हैं ना एनर्जी लगती है। सिर्फ इसमें आपका रवैया दुरुस्त चाहिए। और वो जो दुरुस्त रवैया है, अगर आपने आगे लोग खड़े हों हूँ और वो धक्के दे रहे और किसी को ऑफिस में घुसने ना दे रहे हूँ और अल्टीमेटली उसका जायज काम भी जो है वो मेरिट सुना के उसको वापस भेज दिया जाए, ठीक है। ये तो इमरान खान की विजन नहीं है। और ना उसने ये कहा था कि मेरिट के नाम पे आप लोगों का इस्तेमाल करो और लोगों को जो है वो तकलीफ में। बिल्कुल ठीक है मैडम, इस मंसूबे के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो पब्लिक का फीडबैक रखा गया है कि जो सबसे खुशाइंद बात है कि थर्ड पार्टी फीडबैक भी लिया जाएगा। उस फीडबैक का तरीकाकार और उसके बाद क्या अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? हम देखते हैं रिपोर्ट्स बनती हैं, कार्रवाई नहीं होती। बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, इससे पहले जो है वो सरकारी महकमे सरकार की कारकर्दगी को बताया करते थे और ये पंजाबी में कहते हैं मजा मजा नहीं पैना जी, तो वो बेटी बंदी चलती थी और बहुत कम हमें कोई ऐसा
फ्लू और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर होती थी जिसमें कोई सरकारी अफसर जो है वो अवाम को तकलीफ देने में मुलव्वस पाया गया। तो ये हौश पाश जो रिपोर्टिंग होती थी उससे जो हकायक हैं वो सामने नहीं आते थे। अब बराह रास्त अवाम को उसमें हिस्सेदार बनाया गया और अवाम को ये इख्तियार दिया गया है कि आप उस ऑफिसर की कारकर्दगी के हवाले से एक तो एप्लीकेशन बनाई गई है, पोर्टल बनाया गया है और उसके साथ साथ जो हमारी समाजी तंजीमें हैं, जो वहाँ के प्रेस क्लब्स हैं, जो वहाँ के बार एसोसिएशन हैं और जो हमारा ओवरऑल ये टाइगर फोर्स का भी एक स्ट्रक्चर है, तो ये लोग जो है वो उनको आजादाना तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी, जो है उनकी तहकीकात के बाद उनको सजाएं देने का जो अमल है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा सही हो गया। तो फिरदौस साहिबा ये भी बताएगा, क्या अब जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों को बड़े मसाइल सामने आते हैं, क्या अब जो है फर्द निकलवानी हो तो वो भी ऑनलाइन निकलवाई जा सकेगी, या फिर FIR दर्ज करवानी हो तो क्या वो भी ऑनलाइन करवाई जा सकेगी? देखिए ये दोनों बड़े अहम कौम के जो है और अवाम के मसाइल हैं और हमारी सियासत घूमती ही थाने और कचहरी की गिरती है। और थाने और कचहरी के साथ जुड़े ये जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं उनको ऑटोमेशन पे हम ले गए हैं, उनको डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ दिया है और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, इंडिविजुअल इंटरफेरेंस थी, जिसकी वजह से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस थी, फिर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं था, परफॉर्मेंस का हम एवेलुएट नहीं कर सकते थे, उसको हम अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो है कानून गोई की सतह पे बना के वहाँ पे फर्द का जो ऑनलाइन हसूल है उसको यकीनी बना रहे हैं। मोबाइल ऐप पे भी हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। नादरा के जितने सेंटर्स हैं उनके अंदर इसको शुरू किया जा रहा है ताकि जो भी नादरा सेंटर में जाए अपनी लेना चाहे फर्द तो उसको प्रॉब्लम ना हो और वो किसी पटवारी या तहसीलदार या DC के मरूने मिन्नत ना हो। बिल्कुल अहम चीज जो आपने बात की ऑनलाइन FIR की जी, तो ऑनलाइन जो है वो एक तमाम पंजाब भर के थानों का जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लिंकअप कर दिया गया है। IG ऑफिस के अंदर उसका एक सेक्रेटेरिएट कायम किया गया है। तमाम पंजाब के थानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो हो रही है उसी तरह अवाम को एक ऑनलाइन फैसिलिटी FIR की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है कि भी FIR दर्ज नहीं करनी इससे उस मुतलका जो ऑफिसर है उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। FIR दर्ज करनी है ताकि हकायक का पता चले, अगर कोई बेगुनाह आया तो उसमें बरी हो, अगर गुनाहगार है तो चलान हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिरदौस चिकवान साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, सबसवेरान का आप हिस्सा बनी। बहुत अहम मामला है और फीडबैक वाला जो मामला है जो उसके अंदर एक पोर्शन रखा गया है, जो एक अहम जुज रखा गया है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर उस पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने की बात कर लें। नहीं, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर, बात करेंगे खाने पीने के ऊपर, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।